अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि है इमेज फाइल फॉर्मेट्स। अब इमेजेस क्या हैं? आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा विजुअल जो कि हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आता है और वो मॉडिफाइड या ऑल्टर्ड भी कंप्यूटर के अंदर ही हुआ होता है, डिजिटली हुआ होता है, तो उसे हम इमेज कह सकते हैं। इमेजेस आपकी फ़ोटोज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि जब आप किसी कैमरा से इमेज को खींचते हैं, तस्वीर को खींचते हैं, तो वो उसे कन्वर्ट इमेज फॉर्मेट में कर देता है और वो फॉर्मेट कोई भी हो सकता है और वो आज की हमारी इस लिस्ट में लिस्टेड होगा ऑलरेडी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हमें मिलती हैं दो टाइप्स, रास्टर फाइल फॉर्मेट्स और वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स। अब ये रास्टर और वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस मैं इस वीडियो में समझा चुका हूँ, आप चाहें तो देख लें। लेकिन अगर आपने जस्ट एक आइडिया लेना है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो रास्टर है वो पिक्सल बेस्ड होता है। जिस तरह आपने सुना होता है कि 1000 बाय 1000 पिक्सल की एक तस्वीर है, कोई पोस्ट है फेसबुक के लिए, या उसके अलावा आपने कैमराज में मेगापिक्सल्स होने होते हैं, तो जब आप वहाँ से कोई भी तस्वीर लेते हैं तो वो रास्टर फाइल फॉर्मेट्स के अंदर आती है। और अब जो सेकंड है वो है हमारा वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स। वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स कर्व्स पे मुश्तमिल होते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस पे होते हैं, जिन्हें कि आप बेसिकली रीसाइज़ काफ़ी कर सकते हैं। जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर एडोबी इलस्ट्रेटर काम करता है, अगर आपको पता हो तो। नहीं तो आप ये लगा लें कि आप वेक्टर फाइल फॉर्मेट के अंदर मौजूद एक वेक्टर फाइल को किसी भी चीज़ के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो एक बोतल का कैप हो या वो एक बिल्डिंग का बिलबोर्ड हो। ये बेसिक आइडिया लेने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि आज हम कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले जो रास्टर फाइल फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर हमारे पास आता है जेपैग, जिफ या आप गिफ भी कह सकते हैं, पीएनजी, टिफ, रॉ और पीएसडी। एंड सेकेंडली वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स के अंदर भी ये चार फॉर्मेट्स हैं जो कि हैं पीडीएफ, ईपीएस, एसवीजी और एआई। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई फॉर्मेट्स होते नहीं हैं, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये वाले हैं और ये नॉर्मली ज़्यादा चलते हैं। बाकी अगर कोई फाइल फॉर्मेट्स हैं तो वो आपको शाज़ो नादर ही कहीं पे देखने को मिलते होंगे, तो उन्हें डिस्कस करने का हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम जेपैग से। जेपैग की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अब यहाँ पे इस फुल एब्रीवेशन से ये हमें मालूम हो रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो फाइल फॉर्मेट है, इसे हम ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये आपका जो फाइल साइज़ है उसको बहुत हद तक कम कर सकता है, लेकिन आपकी क्वालिटी भी उसी तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी क्वालिटी भी उतनी ही कम होगी जितना साइज़ कम होगा, और जितने साइज़ ज़्यादा आप रखना चाहेंगे उतनी आपकी क्वालिटी भी ज़्यादा होती जाएगी। पिक्सेल्स होने की वजह से एक ना एक टाइम पे ये ख़राब हो ही जाता है अगर आप इसको जूम करने लगते हैं तो, लेकिन ये बहुत ही यूजेबल होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे कि आपको जस्ट एक क्विक लुक दिखानी है। जिस तरह के अगर एक बहुत ही अच्छा कैमरा है जो कि रॉ फॉर्मेट के अंदर, रॉ फॉर्मेट क्या होता है वो भी डिस्कस करते हैं आगे, के अंदर तस्वीर को खींचता है, तो उस रॉ फॉर्मेट से अगर हम जेपैग निकाल के जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहें किसी को, किसी फोटोग्राफर को, किसी क्लाइंट को, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि जेपैग तकरीबन सारे के सारे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और हर एक टेक्नोलॉजी आराम से एक्सेप्ट करती है। अब इसके ज़्यादातर जो हमें यूजेस देखने को मिलते हैं वो हमें इंटरनेट पे देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया के अंदर। उसके अलावा किसी भी किस्म के आर्ट वर्क्स को शो करने के लिए, इंटरनेट के ऊपर कहीं भी तस्वीर को शो करने के लिए, डाउनलोडेबल इमेजेस को देने के लिए, ये या फिर प्रिंटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो इमेज की क्वालिटी और पिक्सल्स दोनों ही ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन ये याद रहे कि इस फाइल फॉर्मेट को हम उस सूरत हाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते जब हमें अपना बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड किसी भी इमेज का ट्रांसपेरेंट हो, कुछ भी ना हो उसमें, तो आप इस फाइल फॉर्मेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ वाइट कलर आ जाएगा जो कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं कहलाएगा। अब अगला जो फॉर्मेट है हमारे पास वो है जिफ या गिफ। लोग इसे गिफ भी कहते हैं और जिफ भी कहते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ जिफ कहना, जो कि जे के साथ आएगा, लेकिन आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अब इसके अंदर स्पेशल क्या है? इसके अंदर स्पेशल यह है कि आप दो या दो से ज़्यादा इमेजेस को कंबाइन करके एक मूविंग वीडियो बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको ऑडियो की ज़रूरत नहीं होती। लाइक इट्स नॉट अ वीडियो, लेकिन आप इसको एज अ वीडियो देख सकते हैं। जिस तरह की आपने मीम्स देखी होंगी, वो मूविंग मीम्स जो होती हैं वो एक्चुअल में वीडियो नहीं होती, वो जिफ होती हैं। अब जिफ के अंदर कलर्स लिमिटेड होते हैं, यानी 256
कलर्स होते हैं सिर्फ, और ये उन्हीं कलर्स को यूज़ करके आपको जो भी इमेजेस डिलीवर करता है, जो भी रिज़ल्ट डिलीवर करता है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह का मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। ये डिफरेंट मीम्स में इस्तेमाल होता है, जिस तरह पहले बताया। उसके अलावा आप अपने आर्ट वर्क्स के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मूविंग आर्ट वर्क निकालना है, अगर आपके पास कोई वीडियो है तो उसके अंदर से आपने जस्ट कोई विजुअल एलिमेंट निकालने हैं, तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं हो सकती इसकी, कुछ सेकंड्स तक रखें ताकि आपका साइज़ भी कम रहे। जितने आप इसमें कलर्स बढ़ाते जाएंगे, क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, उतना ही इसका साइज़ भी ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन काफ़ी समझ आने वाला रिज़ल्ट आप काफ़ी बेहतरीन साइज़ में इस फॉर्मेट के अंदर अचीव कर सकते हैं। अब इसके इस्तेमाल तो काफ़ी जगह पे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ये है कि आप वेबसाइट बैनर्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपने जब दिखाना हो, मूविंग बैनर किसी किस्म का भी बनाना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी इसके अंदर आप अचीव कर सकते हैं। कोई भी ऐसी फ़ाइल जिसका आपको साइज़ कम से कम चाहिए हो, यानी कि इसका साइज़ बहुत कंप्रेसिबल है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपको कलर्स भी कम रखने पड़ेंगे। और याद रखिएगा, इसको आपने कभी भी तस्वीरों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। यानी आपने कोई तस्वीर को अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको जिफ में कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि इसमें पहले बताया मैंने आपको 256 कलर्स होते हैं, यानी कि आपकी जो तस्वीर होगी वो बहुत फ्लैट नज़र आने लग जाएगी। और प्रिंटिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रिंटिंग में भी आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारे पास वो है PNG, यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब ये जो फॉर्मेट है, ये मैं कहूँगा कि JPEG की भी अच्छी चीज़ें लेके आता है और GIF की भी अच्छी चीज़ें लेके आता है। यानी कि इसमें अनलिमिटेड कलर्स हैं, उसके अलावा इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी है। इसके साथ साथ आपको कलर डेप्थ भी ज़्यादा मिलती है, और ये वेब पेजेस के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इसके जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आपकी तस्वीर अच्छे कलर्स में, आप उसको वेबसाइट के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ माइंड में आपने रखनी है, जितनी अच्छी क्वालिटी, जितने अच्छे आपके पिक्सल्स, उतने ही ज़्यादा बड़ा साइज़। अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें हाई क्वालिटी के अंदर वेब ग्राफिक्स चाहिए हो, उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए हो किसी भी तस्वीर का, और साइज़ भी थोड़ा सा स्मॉल हो, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट हो। इसको आप इस्तेमाल सिर्फ तब नहीं कर सकते जब आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी चाहिए और आपने उसे वेबसाइट पे भी पोस्ट करना है। तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आप JPEG से भी हासिल कर सकते हैं, और उसी क्वालिटी को अगर आप PNG में एक्सपोर्ट करते हैं, PNG में बनाते हैं, तो साइज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी पोस्ट ही करनी है इंटरनेट पे, तो आप आराम से JPEG के अंदर उसे पोस्ट करें। अब जो नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारे पास वो है TIFF या TIF, टैग इमेजेस फाइल फॉर्मेट। अब ये फाइल फॉर्मेट्स फोटोग्राफी हाई क्वालिटी की और हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी में प्रिंटिंग के लिए फ़ाइल्स भेजनी है तो आप TIFF का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल लॉसलेस है, इसका साइज़ भी ज़्यादा होगा डेफिनेटली, और उसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कलर डेप्थ भी मिलती है देखने को। यू कैन से कि तस्वीर को ओरिजिनल जैसे फॉर्मेट में रखने के लिए आप TIFF को इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ लोग मेरी इस चीज़ को कंफ्यूज कर रहे होंगे कि तस्वीर को ओरिजिनल फॉर्मेट में कैसे रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि JPEG कोई ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं होता, ये जस्ट एक कन्वर्टेड फॉर्मेट होता है कि आराम से छोटे डिवाइसेस में आप तस्वीर को देख सकें। वरना तस्वीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके काम की नहीं है, जिनके साथ अगर आपको तस्वीर को दिखाया जाए तो तस्वीर बहुत अजीब लगती है और उन पे एडिटिंग रिक्वायर्ड होती है। लेकिन आजकल के मोबाइल यूज़र्स के लिए तस्वीर को सिर्फ JPEG में देना ज़्यादा आसान है, और उनका ज़्यादा उन्होंने यूज़ भी नहीं करना होता, और जिन्होंने करना होता है वो डिफरेंट अलग किस्म के कैमराज वगैरह को इस्तेमाल करते हैं और उनसे ये वाले फॉर्मेट्स को अचीव करते हैं। और फोटोग्राफी और प्रिंटिंग के अलावा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स को भी स्कैन करना हो जो कि हाई क्वालिटी स्कैन आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप TIFF फॉर्मेट को ही इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मेट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आपने वेबसाइट्स के ऊपर तस्वीर को लगाना है, या उसके अलावा इस तरह के ही काम करने हैं जिनमें आपको साइज़ बहुत कम चाहिए और क्वालिटी भी मैटर नहीं करती। तो वहाँ पर आप TIFF को इस्तेमाल नहीं करेंगे, JPEG PNG इनको इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है रॉ फॉर्मेट। फ़ोटोग्राफिक कैमरास DSLR से आप अचीव कर सकते हैं। ये फॉर्मेट ज़्यादातर आपको उनके अंदर ही मिलता है, आजकल में भी कुछ मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी ये आ रहा है। इसका असल में फ़ायदा ये है कि ये अनप्रोसेस्ड इमेजेस होती हैं, यानी कि इनके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मार्जिन मिलता है
तस्वीर को एडिट करने का। ज़्यादातर होता ही है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कि मोबाइल्स या डिफरेंट जो डिवाइसेस होते हैं वो वाइट बैलेंस को एडजस्ट करते हैं, वो कलर्स को एडजस्ट करते हैं तस्वीर के अंदर, उसके साथ साथ एक्सपोजर और डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं उन सबको वो एडजस्ट करते हैं और उसके बाद उसे जेपीईजी में कन्वर्ट करके आपको मोबाइल फ़ोन पर दिखाते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जस्ट जिस तरह से तस्वीर आती है उसको एग्जैक्ट रॉ फॉर्मेट के अंदर आपको प्रोवाइड करता है। आप उसे उसके बाद किसी भी फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि केपेबल हो कि वो इस फॉर्मेट को डील कर सके, जैसे कि एडोबी फ़ोटोशॉप है, उसके अंदर ओपन करते हैं और इन सब चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करते हैं। और अगर एक दफ़ा आप ये सेटिंग ख़राब कर बैठते हैं वाइट बैलेंस की, एक्सपोजर की, कलर्स की, तो आप इन्हें दोबारा से भी डील कर सकते हैं। जबकि अगर मोबाइल फ़ोन खुद जेपीईजी में कन्वर्ट करेगा तो अगर कोई ख़राबी हो गई तो ज़ाहिर वो डिस्ट्रक्टिव है, आप अपनी तस्वीर वापस नहीं ले सकते और आपको दोबारा से खींचनी पड़ती है। अब रास्टर इमेज फाइल फॉर्मेट्स के अंदर जो लास्ट फॉर्मेट है हमारे पास वो है पीएसडी। अब ये पीएसडी क्या है आपको ज़रूर पता होगा अगर आप फ़ोटोशॉप को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली फ़ोटोशॉप का फाइल फॉर्मेट है, फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आपकी तस्वीर और उसकी तमाम की हुई एडिटिंग आप एग्जैक्ट सेव कर सकते हैं और उसको बाद में दोबारा से आके एडिट कर सकते हैं। यानी कि आप जेपीईजी या कोई भी फॉर्मेट की एक तस्वीर को उठाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, मे बी आपने सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, कोई फ़ोटो एडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है, आपने कोई आर्ट वर्क तैयार करना है, आप उसके ऊपर एडिटिंग करते हैं, आप उसके ऊपर काम करते हैं, लेयर्स लेके आते हैं, डिफरेंट एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं और बहुत कुछ होता है। आप उन सबको लाते हैं और जब आप सेव करते हैं, आप एक्सपोर्ट करते टाइम जेपीईजी के अंदर एक्सपोर्ट नहीं करते, आप पीएसडी के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसे कि हम सेव कहेंगे, सेव एज इन पीएसडी। और उसके बाद जब आप अगेन पीएसडी को ओपन करेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि आपकी जो सारी की सारी लेयर्स थी वो एज इट इज़ वैसे ही इस फाइल फॉर्मेट के अंदर होंगी और आप उसको कभी भी दोबारा से चेंज करके एक अलग किस्म की क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। और पीएसडी के साथ ही ख़त्म होते हैं हमारे तमाम रास्टर इमेजेस फाइल फॉर्मेट्स। अब बात करेंगे वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स की। अब इनमें जो सबसे पहला है वो है पीएसडी। अब पीएसडी का क्या मतलब है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब ये पहला ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि वेक्टर और रास्टर दोनों ही ग्राफिक्स को यूनिवर्सली सेम शो करता है तमाम पीडीएफ रीडर्स के अंदर। यानी कि अगर आपने पीडीएफ के अंदर अपने पास कोई एक फ़ाइल बनाई और उसके बाद ये फ़ाइल आपने किसी और को दी देखने के लिए या यूज़ करने के लिए, तो जब भी वो इस फ़ाइल को ओपन करेंगे, इस फ़ाइल के अंदर कोई भी एक चीज़ ऊपर या नीचे नहीं हुई होगी, एज इट इज़ उसी तरह से होगी जिस तरह से कि आपने उन्हें दी थी। इसको आप अंडरस्टैंड तब कर पाएंगे जब मैं आपसे बात करूंगा एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड अगर आपने यूज़ किया हो और उसके अंदर आपने कभी कोई भी चीज़ को बनाया हो, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप किया हो, लिखा हो, और जब आप वो फाइल किसी और को देते हैं तो आपने देखा होगा कि फ़ाइल के अंदर बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं। ऐसा क्यों होता है ये तो आज का टॉपिक है ही नहीं। टॉपिक ये है कि ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो कि इस तरह की मुश्किलात से हमें निकाल सके। वो है पीडीएफ। पीडीएफ के अंदर आप कोई भी चीज़ जैसे भी सेव करेंगे एज इट इज़ वो वैसे ही दूसरे पर्सन को मिलेगी। इसलिए ये वाइडली यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करने के लिए, किसी को फॉर्म्स फिल करवाने के लिए, या और बहुत सारे इस तरह इसके काम हैं। लेकिन ध्यान से, किसी भी अननोन सोर्स से अगर कोई भी पीडीएफ आपके पास आती है तो उसे डाउनलोड नहीं करें। स्पैम फोल्डर के अंदर जो भी मेल्स होती हैं उनके अंदर से भी नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर वायरस को अटैच करके भेजना बहुत ही आसान है। आसान तो बाकी में भी है, लेकिन पीडीएफ ज़्यादातर लोग ऑफिशियल चीज़ समझते हैं, लेकिन इसीलिए उसकी तरफ से वो आंखें फेर लेते हैं कि मे बी इसके अंदर कोई वायरस या मालवेयर हो। तो इस चीज़ से आपने इसका ख्याल रखना है। बाकी ये बहुत ही अच्छा फाइल फॉर्मेट है अपनी फाइल्स किसी भी किस्म की दूसरे को डिलीवर करने के लिए। इसके बाद आता है ईपीएस। ईपीएस मीन्स इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट। फुल एब्रीविएशन से तो हमें कुछ भी समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ईपीएस जो है ये ऐसा वेक्टर फाइल फॉर्मेट है कि इसके अंदर जो भी आपके वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं आप उन्हें अगर रखें तो आप उसे किसी भी वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर सकते हैं। इवन आप फोटोशॉप के अंदर भी ओपन कर सकते हैं जो कि रास्टर बेस्ड है मैक्सिमम, लेकिन वो ईपीएस को भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा एडोबी इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ या किसी भी तरह का और वेक्टर सॉफ्टवेयर। आप ये कह लें कि ये वेक्टर ग्राफिक्स के लिए एक यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट्स है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन किया जा सकता है। आपने इनको फोटोग्राफ्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना, उसके लिए हमारे पास और भी फॉर्मेट हैं जिस तरह हमने डिस्कस किए। आप इसको सिर्फ वेक्टर ग्राफिक्स के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। ईपीएस के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है एसवीजी।
और एसवीजी की फुल एब्रीविएशन है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अब ये ऐसे ग्राफिक्स हैं, बेसिकली ये ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसके अंदर आप आइकन्स को रख सकते हैं। मैक्सिमम टाइम हम इसको आइकन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव होता है। आप वेक्टर ग्राफिक्स होने की वजह से इसको किसी भी साइज़ के अंदर, वेबसाइट के अंदर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको एडिट करने के लिए दो तरीके दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बेसिकली विजुअली भी आप इसे देख के एडिट कर सकते हैं, या उसके अलावा आप इसको टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर भी एडिट कर सकते हैं, जैसा कि है नोटपैड। इसके अंदर आप एनिमेशंस भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही एडवांस चीज़ है एसवीजी की। बेसिक आप ये समझें कि अगर आपने किसी वेबसाइट के अंदर कोई आइकन्स को यूज़ करना है तो आप ज़्यादातर एसवीजी फॉर्मेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका साइज़ भी कम होता है, रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। और अगर कभी आपको उसी सेम आइकन का अच्छा साइज़ चाहिए हो तो आप जस्ट इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, आपको इसके अंदर एक भी पिक्सल नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये वेक्टर ग्राफिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है वेल नोन एआई एडोबी इलस्ट्रेटर का फाइल फॉर्मेट है। इसके अंदर आप बिल्कुल जिस तरह से पीएसडी फोटोशॉप का फाइल फॉर्मेट था, उसी तरह एआई इलस्ट्रेटर का है। इलस्ट्रेटर के अंदर हम वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हैं। वेक्टर ग्राफिक जिस भी किस्म का हमने तैयार करना होता है, चाहे वो कोई आर्ट वर्क है, लोगो डिज़ाइन है, बैनर डिज़ाइन है, इसी तरह से प्रिंटिंग के लिए कोई काम है, या फिर आर्ट वर्क है जो कि आपने वेबसाइट के ऊपर कहीं पे शोकेस करना है, तो वो सारा कुछ हम इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं और इसके अंदर ही सेव करते हैं। याद रहे कि आप वेबसाइट पे इसको डायरेक्टली पोस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इसे किसी भी रास्टर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप इसकी स्टोरेज के लिए उस ग्राफिक की, या उसको किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए, सेंड करने के लिए आप एआई फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर भी आपकी फाइल्स लेयर्स के तौर पे सेव रहती हैं। आपने जब भी उसकी एडिटिंग करनी होती है, आप जस्ट एआई को खोलते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और उसकी एडिटिंग स्टार्ट करके उसे देन सेव कर सकते हैं। तो ये थे आज के सारे इमेज के फाइल फॉर्मेट्स। ये वीडियो इंपॉर्टेंट तो थी, यानी कि लोगों को बताना कि जेपैग, पीएनजी, जेफ, ये सारे फाइल फॉर्मेट्स जो हैं ये किस तरह से काम आते हैं, या ये किस किस काम आते हैं, कौन सा कब यूज़ करना है। लेकिन ये जो बाकी फ़ाइल फॉर्मेट्स थे, मैंने सोचा वो भी इसके अंदर मैं इंक्लूड करूँ, एक प्रॉपर इसकी वीडियो बना दूँ। लेंथ मुझे पता है ज़्यादा है वीडियो की, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखा है तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब आज के बाद आपको फ़ाइल फॉर्मेट्स के ऊपर कभी भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी इस वीडियो के अंदर थे। तो उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे बुरी लगे यार बता दिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता चलना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं और मुझे कहाँ कहाँ कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट करनी है। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।